8वें पाठ में संधि के और भी कुछ नियमों को हम जानेंगे। 8वें पाठ में जो संधि हम पढ़ने वाले हैं उस संधि का नाम है प्रकृति भाव संधि ही। प्रकृति भाव, प्रकृति का अर्थ है यथावत स्थिति, जैसे पूर्व में था वैसे बाद में भी रहेगा, लेकिन वहाँ वो संधि मानी जाती है, वहाँ एक परिवर्तन माना जाता है, वहाँ संधि होती है, ऐसा भाव है, यह समझना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं पूर्व के अक्षरों में यदि अ या आ, ई या ई, उ या उ, रु या री के बाद यदि री है, ऐसी स्थिति होने पर हम पहले जान चुके हैं कि यदि सवर्ण है तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और यदि अन्य वर्ण है अ या आ के बाद री है तो गुण हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमें यह याद रखना चाहिए कि यह जो है यह वर्ण हमेशा पद के अंत में होना चाहिए, ये वर्ण पदांत होने चाहिए, इसलिए आरंभ का जो अक्षर होगा वह पदांत होगा। शब्द के अंत में ये अक्षर होने चाहिए, और यह री बाद वाले अक्षर में यह री होना चाहिए, और ऐसी स्थिति जब आती है तब प्रकृति भाव संधि होती है। यहाँ वसंत ऋतु ये पद हैं, वसंत ऋतु। यहाँ यह अंत में, पद के अंत में अ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ ऋ ऐसा है, और यह री आने पर बाद वाले अक्षर में यहाँ प्रकृति भाव की स्थिति बनेगी, मतलब यथावत यह स्थिति रहेगी, जैसे वसंत ऋतु ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और ऐसी स्थिति आने पर गुण संधि होती है, यह हम जानते भी हैं, इसलिए यहाँ गुण संधि यदि होगी तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और प्रकृति भाव जब होगी तब हम ऐसा लिखेंगे। ये दोनों ही रूप ठीक है। यथावत स्थिति प्रकृति भाव संधि का उदाहरण माना जाएगा, और वसंतर्तु यह गुण संधि का उदाहरण माना जाएगा। इसलिए इस शब्द को हम दोनों ही तरह से लिख सकते हैं और उच्चारित कर सकते हैं। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब पद के अंत में दीर्घ वर्ण होता है, जैसे यहाँ आ, विशेष रूप से यहाँ जब आ यह अक्षर होता है, तब यहाँ आ जो है यह यथा स्थिति आने पर यहाँ आ यह स्थिति नहीं रहेगी। राज ऋषि, राज ऋषि, राजा ऋषि ऐसा हम नहीं लिखेंगे, राज ऋषि। यदि यह अक्षर दीर्घ अक्षर है तो यहाँ उस दीर्घ अक्षर का ह्रस्व अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा, राज ऋषि। यह भी प्रकृति भाव संधि का उदाहरण माना जाता है। और यहाँ गुण होने पर राज ऋषि, राजर्षि, यह अर नामक गुण यहाँ आया है, इसीलिए यहाँ राजर्षि हुआ है, वसंतर्तु हुआ है। अब हम इसका पुस्तकों में दिए हुए वाक्यों में जो प्रकृति भाव के उदाहरण हैं उसका हम अभ्यास करेंगे। प्रकृति भाव का उदाहरण है, पहला वाक्य है वसंत ऋतौ सर्वत्र पुष्प विकासः दृश्यते। यहाँ वसंत ऋतु प्रकृति भाव हुआ है, क्योंकि यहाँ आरंभ में पद के अंत में आकार है, और ऋतु री यह बाद वाले अक्षर में आया है। धन वृद्धि ही केन न इष्यते, धन की वृद्धि किसके द्वारा नहीं चाही जाती है। धन वृद्धि ही, धन यहाँ भी आकार है और उसके बाद री ऐसा आया है, इसलिए यह धन वृद्धि यथावत लिखा हुआ है। जनकः राज ऋषि इति प्रसिद्धः, यहाँ भी राज ऋषि में प्रकृति भाव संधि हुई है। गुरुरीनाथ मुक्ति ही कथमपि न ज्ञायते, गुरुरीनाथ शब्द में भी यहाँ प्रकृति भाव संधि हुई है।
पितृऋणात् मुक्तिः श्राद्धाद्याचरणात् भवति। श्राद्ध इत्यादि आचरण के द्वारा पितृऋण से मुक्ति होती है। यहाँ भी प्रकृति भाव संधि हुई है। राज ऋषि के बारे में यहाँ प्रकृति भाव है और हमने पहले देखा भी है, पुस्तक में भी यह विस्तार से लिखा हुआ है। जब यहाँ दीर्घ अक्षर होता है पद के अंत में तो यहाँ प्रकृति भाव के समय में ह्रस्व हो जाता है। अभ्यास में प्रकृति भाव संधि की दृष्टि से अलग अलग पद दिए हुए हैं, हमें उसे मिलाकर बोलना है या लिखना है। जैसे पहला उदाहरण है ग्राम ऋषभः, ग्राम ऋषभः। महाऋषिः, महर्षिः। वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतुः। क्योंकि यहाँ आकार है इसलिए उसका ह्रस्व भी होगा, वर्ष ऋतुः। बधूऋणं, बधूऋणं। स्त्रीऋणं, स्त्रीऋणं। वित्तकोश ऋणं, वित्तकोश ऋणम अलग अलग है, वित्तकोश ऋणम। राजा ऋषभः, राज ऋषभः। जहाँ जहाँ दीर्घ होगा वहाँ हम ह्रस्व कर इसे समझेंगे। पवित्रा ऋक्, पवित्र ऋक्। परम ऋषिः, परम ऋषिः। आगे यकार वकार लोप संधि का उदाहरण भी है। इसका संबंध यान्त वान्त आदेश संधि से भी है। जिस तरह की स्थिति यान्त वान्त आदेश संधि के समय होती है ठीक उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ अन्य प्रकार के भी रूप होते हैं। जैसे यदि आरंभ अक्षर ए या ऐ, ओ या औ और उसके बाद यदि स्वर हो तो यहाँ यकार का लोप होता है या वकार का लोप होता है। जैसे शोभते एतत्, यहाँ यान्त वान्त आदेश संधि होगी। ते के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, अय। यह ऐसा आएगा शोभत अय एतत्, शोभताएतत्। यह तो होगा ही, लेकिन इसका और भी एक, जब इसमें य का लोप हो जाएगा तब शोभत एतत्। इसका मतलब यह हुआ यहाँ शोभते एतत्, शोभत एतत् ऐसा भी लिखा जाएगा। और इसका मतलब यकार का जब लोप होगा तब ये भी सही है, और जब यान्त वान्त आदेश संधि होगी ये भी सही है। जैसे यहाँ गुण संधि से युक्त यह भी सही है, प्रकृति भाव भी सही है, दोनों रूप ठीक है। यहाँ भी यकार वकार लोप वाला रूप भी ठीक है और यह यान्त वान्त आदेश संधि वाला रूप भी ठीक है। यहाँ यह भी ठीक है, यह भी ठीक है। उसी तरह यहाँ तस्मै इदम, यहाँ अय है, अय की जगह पर यहाँ आय होगा, इसलिए तस्मा इदम ऐसा होगा। लेकिन तस्मा के बाद यकार का लोप होने पर तस्मा इदम यह भी रूप होता है। इस रूप के होने के कारण यह यकार वकार लोप संधि वाला उदाहरण होगा। बालकौ आगतौ, यहाँ पर आव यह होगा। आव में वकार का लोप होने पर यहाँ पर बालका आगतौ इस तरह से होगा। यान्त वान्त आदेश संधि वाला रूप भी यहाँ ठीक होगा, यह रूप भी यहाँ ठीक होगा। हमारे पुस्तक में इससे संबंधित कुछ उदाहरण हैं, हम वहाँ इसका अभ्यास करते हैं। पहले अभ्यास में है शोभते एतत्, शोभत एतत्। रोचते औषधम, रोचत औषधम। बालौ आगतौ, बाला आगतौ। यहाँ केवल वकार का लोप होगा इसलिए यहाँ आकार स्थित रहेगी। पठ्यन्ते एतैः, पठ्यन्त एतैः। दृश्यन्ते आलयाः, दृश्यन्त
आलयाः। पच्यते ओदनः, पच्यत ओदनः। स्पृश्यते आसन्दः, स्पृश्यत आसन्दः। तौ एकदा, ता एकदा। गृहे उपस्थितिः, गृह उपस्थितिः। वर्ते अहं, वर्त अहम्। यहाँ यांत वांत आदेश संधि वाला रूप भी सही होगा, यह रूप भी सही होगा। इस तरह के ऐसे रूप देखने पर श्लोकों में ऐसे रूप हमें मिलेंगे, सुभाषितों में ऐसे रूप हमें मिलेंगे। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वह रूप दोषयुक्त हो सकता है। वह यकार वकार लोप वाला संधि होने के कारण यहाँ यह विकल्प भी उपस्थित होता है। इसलिए श्लोकों में कई जगह इस तरह के शब्द लिखे हुए हमें मिलेंगे।